नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आईके हिंदी टारगेट में। जी हाँ, हिंदी टीजीटी पीजीटी 2016 इंटरव्यू के लिए इस चैनल के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रतिदिन एक वीडियो आपको दिया जा रहा है कि आपका इंटरव्यू अच्छे से हो, और यही कामना भी है कि आप लोग इंटरव्यू अच्छे से देकर आएंगे। इस चैनल के माध्यम से अगर जुड़े रहेंगे तो आपका इंटरव्यू ज़रूर अच्छा होगा और आपको एक सीट ज़रूर मिलेगी। तो 10 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार बनाई जा रही है, जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा रहता है। तो इसमें कहीं न कहीं उसी के आधार पर बनाया गया है, जैसे आपसे आयोग कहीं न कहीं पिछले वर्ष विगत वर्षों में पूछा है और कैसे पूछेगा उसी के आधार पे बताया जा रहा है। तो इंटरव्यू के अलावा इसके अतिरिक्त भी आप टीजीटी पीजीटी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के 2020 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। और उनके लिए उतना ही फ़ायदा है जितना इंटरव्यू के लिए फ़ायदा है। सभी प्रश्न आप जाके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्रश्नों को देखिए और प्रश्नों को इकट्ठा करके कलेक्ट करके लिख लीजिए। इसमें से आपके 90% प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। तो चलिए देखते हैं कौन प्रश्न है। 10 प्रश्न जो बनाए थे उनमें आपको 10 प्रश्नों के जवाब देने थे, तो जवाब हम देंगे, फिर 10 आपको सवाल देंगे। तो यही श्रृंखला लगातार चल रही है। भाग 61 है, 60 भाग हो चुका है। 61 भाग आप जान सकते हैं श्रृंखला कब से चलाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ लेकर चलते हैं। लेकिन एक गुजारिश उससे पहले, आप लोग जान चुके हैं कौन सी गुजारिश है, कि जो नए लोग हों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हों लाइक कर दें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सभी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सभी लोग अच्छे से इसको बताए भी हैं और आप आसानी से वहाँ इंटरव्यू में दे भी ले जाएंगे। आलवार किसे कहते हैं? जी हाँ, आलवार किसे कहते हैं? तो आलवार जो हैं दक्षिण के वैष्णव भक्त, जो दक्षिण के वैष्णव भक्त थे उन्हीं को आलवार कहा जाता है। दक्षिण के वैष्णव भक्त को आलवार कहा जाता है। इनकी संख्या 12 है। हम सब प्रश्न बता दे रहे हैं, एक प्रश्न में बताए हैं ना, सब बता देंगे। इनकी संख्या 12 है और 12 में एक महिला है जिनका नाम है आंडाल। आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। आंडाल ये तमिल नाम है आंडाल, और संस्कृत नाम है गोदा, जिनको दक्षिण का मीरा भी कहा जाता है। आलवार ही ऐसे भक्त थे जिन्होंने राम प्लस कृष्ण दोनों की आराधना की है। जी हाँ, आलवार ही है राम और कृष्ण दोनों की आराधना की है। इसमें प्रथम कवि षटकोपाचार्य हैं जो राम भक्ति काव्य से जुड़े हुए हैं। षटकोपाचार्य का तमिल नाम है नम्मालवार। इनके सभी आलवारों के पदों का संग्रह आप जान रहे हैं नलियार दिव्य प्रबंधम नाम से हुआ है, जिसमें 4000 पदों का संकलन किया गया है। ठीक है, रंगनाथ मुनि के द्वारा। ठीक है, जिसका नाम मिलता है रघुनाथाचार्य, उन्होंने किया है। अब आलवार से आपके सभी लगभग प्रश्न हो चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर क्यों अद्वैतवाद से ही प्रभावित हुए? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कबीर क्यों अद्वैतवाद से ही प्रभावित हुए? तो बता दें आपको, कबीर पहले से ही, अद्वैतवाद का मतलब होता है आ मतलब नहीं, द्वैत का मतलब दो, और वाद का मतलब परंपरा। तो दो नहीं परंपरा। कौन दो नहीं परंपरा? यानी जीव और ब्रह्म। जीव ब्रह्म यानी आत्मा परमात्मा। ये कहते हैं जीव और ब्रह्म दोनों क्या हैं? एक हैं। कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं। लोग जान रहे हैं कबीर निर्गुणोपासक कवि थे। ये पहले से ही जाति पाति का विरोध, ऊंच नीच का विरोध,
भेदभाव का विरोध, बाह्य आडंबर का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध इत्यादि सभी का विरोध किए हैं। इसलिए ये अद्वैतवादी से ही प्रभावित हुए। ठीक है, अगला प्रश्न, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो बहुत लोग बताए हैं कि अवधी में लिखा गया है। तो पद्मावत जो है आप कहेंगे ठेठ अवधी में लिखा गया है, अवधी नहीं, वहाँ ठेठ अवधी में आपको कहना पड़ेगा पद्मावत लिखा गया है। पद्मावत में 57 खंड हैं। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत में नायक रत्नसेन है, नायिका नागमती है, पद्मावती हैं, राघव चेतन हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, गोरा बादल हैं इत्यादि, ये सब पद्मावत के आपके हैं। ठीक है, चित्तौड़ तन चितौर मन राजा कीन्हा, ये पंक्तियां आप जान लेंगे, सभी का प्रतीक आपको मिल जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ, प्रिय प्रवास में किसका वर्णन मिलता है? तो प्रिय प्रवास में वर्णन मिलता है राधा प्लस कृष्ण का। राधा प्लस कृष्ण का वर्णन मिलता है प्रिय प्रवास में। प्रिय प्रवास जो है ये संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर लिखा गया है। इसमें राधा और कृष्ण का वर्णन मिलता है। इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं और 1914 में लिखा गया है। ध्यान से देख लीजिए, 1914 में लिखा गया है। प्रिय प्रवास का दूसरा नाम है, आप लोग जानते हैं, ब्रजांगना विलाप। ब्रजांगना विलाप, और इसी पर मिला है मंगला पारितोषिक पुरस्कार। मंगला पारितोषिक पुरस्कार, और यही रचना है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी यही रचना है। अब इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना है, सब प्रश्न आपको बताया जाएगा पूरी तरह से। चलिए 5वें नंबर पर, गद्य काव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो गद्य काव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है तो आप सब लोग जान रहे हैं। खंड काव्य महाकाव्य को छोड़ दीजिए, बाकी सब आता है आपका। कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, ये सब आपके गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार कह दे रहे हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध, कहानी, उपन्यास, ये सब गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। काव्य भाषा के रूप में अवधी का उदय कहाँ से होता है? तो अवधी का उदय भक्ति काल से होता है। जो अवधी का उदय हुआ वो भक्ति काल से हुआ है, लेकिन इसका जो कुछ भाषा का प्रयोग मिलता है अमीर खुसरो भी किए हैं। ठीक है, लेकिन उदय और इसका जो है उदय कहाँ से हुआ? तो भक्ति काल से ही उसका उदय हुआ है। आप देखेंगे जितने भी सूफी कवि हैं सब अवधी में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये काव्य का भाषा के रूप में अवधी में उदय हुआ। 7वें नंबर पर, राजभाषा हिंदी की समस्याएं बताइए। तो राजभाषा हिंदी की समस्याएं निम्न हैं। तो आप कोई भी समस्या बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, तो जान ही रहे हैं। इसीलिए टाइपराइटर, कंप्यूटर और छापे खाने का काम हिंदी में उतनी शीघ्रता से नहीं हो सकता जितनी अंग्रेजी में के माध्यम से होता है। जैसे अब आपको देखेंगे, अगर आपको का बनाना है तो इसमें कई बटन का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन जब उसमें बनाएंगे तो उसमें आपको एकदम पूरा लिखा रहता है, तो आप तुरंत उसको बना ले जाएंगे। के लिख दिए तो का बन जाता है। ठीक है, अगर आपको महाराष्ट्र लिखना है तो आप उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे जितना संस्कृत इंग्लिश में लिख ले जाएंगे। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं। फिर इसके बाद अंग्रेज़ों की भाषा है और अंग्रेजी से बहुत समय तक देश में शासन किया, इसीलिए अंग्रेजी का व्यवहार करना लोग उच्चता और गौरव का प्रतीक समझते हैं। अधिकांश सरकारी अधिकारी अंग्रेजी के पक्के समर्थक भी हैं। आप लोग जान रहे हैं, अंग्रेजों के क्या है माध्यम से चयनित होकर राजकीय सेवा में आए हैं। इसी कारण से हिंदी का प्रयोग करने में प्रस्ताव फाइलों में दबे रह जाते हैं। तो जो हिंदी का प्रस्ताव रखा जाता है वो फाइलों में दबे रह जाते हैं। ज़्यादा लोग अंग्रेजी का ही समर्थन करते हैं। लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रीयता और अपनी संस्कृति से लगाव की भावना उत्पन्न नहीं हुई है। भले मातृभाषा हिंदी है, लेकिन
सब अपने बच्चे को देखेंगे अभी, तो आप भले हिंदी मीडियम से, लेकिन उनको देखेंगे तो बड़े ही कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में लिखाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या है, हिंदी की यही सब समस्याएं हैं। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अधिकांश जिला कोर्ट अपना काम अंग्रेजी में ही करते हैं। वकील न्यायाधीश को अंग्रेजी के प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए ये सब समस्याएं हैं, तो इसका समाधान हम अगले वीडियो में आप लोग को जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? तो वल्लभाचार्य। सीधे बता दीजिए, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है 84 वैष्णवन की वार्ता में। तो वल्लभाचार्य के कितने? 84 शिष्यों का वर्णन है। तो वल्लभाचार्य 84 शिष्यों का वर्णन है। वल्लभाचार्य के पुत्र थे कौन, जो 84 वैष्णवन की वार्ता लिखे हैं? गोकुलनाथ। इनके पिता का नाम विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के पिता का नाम वल्लभाचार्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे कह दिया गया, काला कुत्ता मर गया। तो अब किसकी काला कुत्ता, अब देखिए किसकी विशेषता बतला रहा है? तो कुत्ता की विशेषता बतला रहा है। कुत्ता कैसा है? काला है। ये क्या है? काला विशेषण है, कुत्ता विशेष है। ठीक है, आप कैसा और कैसी लगा के विशेषण का पहचान कर सकते हैं। कोई भी विशेषण पहचान करना है तो कैसा या कैसी लगा लेंगे तो आप विशेषण पहचान कर सकते हैं। जैसे कह दिएगा घोड़ा, नीला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है? नीला है। जैसे कैसा करने से जो उत्तर आएगा वही आपका विशेषण होगा। काली साड़ी, तो कैसी लगा दीजिए, साड़ी कैसी है? काली साड़ी। ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हैं। पूरा विशेषण आपको याद हो जाएगा कैसा और कैसी से। कैसा और कैसी से जो भी आपका उत्तर आता है वही आपका विशेषण है। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसी से काम बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, काई किसे कहते हैं? काई के उसे कहते हैं जो जानबूझकर हरकत किया जाता है। सीधे शब्दों में आप जान लीजिए, जो जानबूझकर हरकत किया जाता है उसी को काई कहते हैं। जैसे इशारा करना, ये अपने आप थोड़ी होता है, ये जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे होंगे आंख मारना, ये भी अपने आप थोड़ी हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। फिर इसके बाद कटाक्ष बोलना, आप लोग जानते हैं अगर कोई बगल से गुजर रहा है तो आप कटाक्ष बोलने में बहुत माहिर रहते हैं। तो कटाक्ष बोलना ये सब क्या है? जानबूझकर किया जा रहा है। ढेला मारना, एक शब्द सुनेंगे ढेला, कंकड़ या पत्थर ढेला कुछ भी मारना, तो ये भी क्या है? जानबूझकर होता है। ये सब एक कायिक के अंतर्गत आते हैं। अब आज का सवाल, 10 प्रश्न तो आपके हो गए। हम सवाल पे चलते हैं, कौन कौन से आपके सवाल मिले हुए हैं उसको देखिए। तो सवाल आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं। पहला सवाल, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य किसे कहते हैं आपको बताना है, आप सभी को बताना है वाच्य किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, रामचरितमानस का हृदय कांड कौन सा है? जी हाँ, रामचरितमानस का हृदय कांड कौन सा है ये आपको बताना है। रामचरित आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इंटरव्यू देके लौट नहीं आते। ठीक है, तीसरा प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? जी हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? यहाँ प्रत्यय है, यहाँ उपसर्ग है। चौथा प्रश्न, आप वीर रस की कोई पंक्तियां सुनाइए। जब आप जाएंगे वहां तो आपसे पूछेंगे कि आप वीर रस की कोई, मतलब किसी रस की पंक्तियां, तो आपसे पूछा गया है वीर रस की कोई पंक्तियां या कविता सुनाइए, तो आपको सुनाना ही पड़ेगा। याद होगा तब भी, नहीं सुनाएंगे तो आप
एक शब्द वो बना ही है, उसके लिए आप स्वच्छंद है कह सकते हैं, क्षमा चाहता हूँ। तो बार बार आपको ये नहीं कहना है। पूछे वीर रस की कविता सुनाइए, आपने कहा क्षमा चाहता हूँ। तुलसीदास की कोई रचना सुनाइए, सर क्षमा चाहता हूँ। कबीरदास का रहस्यवाद कैसा है, सर क्षमा चाहता हूँ। आदिकाल का समय क्या है, सर क्षमा चाहता हूँ। अरे भाई, जब हमेशा क्षमा चाहते हैं तो आप किस लिए वहाँ गए हैं? सिर्फ क्षमा चाहने के लिए? तो आपका ऐसे काम नहीं बनेगा। एक आध प्रश्न, इसको बोलते हैं एक आध प्रश्न हो जाए क्षमा चाहिए। अब हमेशा क्षमा चाहिए क्षमा चाहिए तो एग्जामिनर भी कहेगा कि इनको 20 नंबर दे दीजिए, इससे आगे मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बस वही होगा। तो आपको पूरी तरह से तैयारी करना है, क्षमा नहीं मांगना है। आपको तैयारी करना है। कुछ भी पूछे, कहीं से भी पूछे, विश्व से पूछें या भारत से पूछें या उत्तर प्रदेश से पूछें या आपके ज़िले से पूछें या आपके गांव से पूछें, तो आपको डट के रहना है, हट के नहीं रहना है। ये जानिए कि हम कई बार बताए हैं कि आप समझ लीजिए कि जो कुछ है हम ही विद्वान हैं। हमसे बड़े विद्वान आज तक कोई पैदा ही नहीं हुए जब तक आप इंटरव्यू नहीं दे ले जाते। उसके बाद आप कुछ भी सोचिए, ठीक है? तो सबसे बड़े विद्वान आप हैं। आपको डरना नहीं है, तभी आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ नहीं कि वहाँ पहुँचे, इसके बाद आपको ठंड लग गई। ठंड का तात्पर्य है कि आपका पैर हिलने लगा, आपको पसीना बहुत ज़ोर से होने लगा और आपकी आंखें क्या है वो भी लाल लाल हो रही धीरे धीरे, दोनों तरफ से गुस्सा हो रहा है। तो आपसे वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये पूरी तरह से एकदम डर चुके हैं। बस आपका वहाँ पर स्वभाव ही देखा जाएगा। बस स्वभाव के आपके आधे नंबर मिलेंगे, आधे नंबर आपके प्रश्न के मिलेंगे। आप सब प्रश्न बता दीजिए। आप अगर डर रहे हैं कितना भी सही बता लीजिए तो आपका इंटरव्यू अच्छा पूरे जीवन में नहीं जा सकता। तो आपको डरना नहीं है, करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रगतिवादी कवियों के नाम बताइए। तो यहाँ हट गया है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रगतिवादी कवियों के नाम बताइए। तो ये भी बताना आपको है। सातवां है, शुक्ल के अनुसार, शुल्क नहीं, शुक्ल के अनुसार छायावाद क्या है, बताइए। तो शुक्ल के अनुसार छायावाद क्या है, महादेवी के अनुसार छायावाद क्या है, रामकुमार वर्मा के अनुसार छायावाद क्या है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावाद क्या है, पंत के अनुसार क्या छायावाद है, शांतिप्रिय द्विवेदी के अनुसार क्या है, दुलारे ओ नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद क्या है, नामवर के अनुसार क्या है, गंगा प्रसाद विमल के अनुसार छायावाद क्या है। तो सबके अनुसार छायावाद क्या है? तो अंत में पूछेंगे छायावाद क्या है। तो आपको बना लेना है। हम आपको राह बता दे रहे हैं, आप उसी राह पे चलिए। सातवां है, तीसरे तार सप्तक के कवियों के नाम बताइए। तो ये आपको बताना है। आपसे पूछेंगे चौथे तार सप्तक के कवि के नाम बताइए, पहले के नाम बताइए। जब सबसे हार जाएंगे फिर पूछेंगे प्रयोगवाद के कवियों के नाम बताइए। आपको किसी ना किसी तरह से आपको गिराने की कोशिश करेंगे तो आपको गिरना नहीं है, ठीक है? कुछ भी पूछें आप जवाब दीजिए धैर्य से। लेकिन आठवां है, विनय पत्रिका का कोई पद सुनाइए। तो कोई पद आप लगा दिए तो कोई पद सुना सकते हैं आप विनय पत्रिका का। तो आपको अभी सुनाना है, हम आज नहीं सुनाएंगे, हम कल सुनाएंगे। आप पहले आज बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। नौवां प्रश्न है, रामानंद जी किस मत का खंडन किए हैं? तो आपको बताना है रामानंद जी किस मत का खंडन किए हैं। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है। अब आपके मन में चल रहा कौन सा प्रश्न होगा 10वां? तो 10वां प्रश्न आपका है, भारतेंदु युग की विशेषता बताइए। तो भारतेंदु युग की विशेषता आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।